So in the previous session, we covered the basic concepts of statistics. That was our chapter number 23 from the syllabus lineup. और इसका एक क्विक रिकैप करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं टॉपिक्स, और फिर आगे की तरफ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। तो होपफुली आज मोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा, और कोशिश रहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो इस चैप्टर को आज ही वाइंड अप कर दें। सो स्टार्टिंग अप विद स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले आप मार्किंग शेयर को समझ लें। पेपर 1 में जनरली 3 से 4 मार्क्स का रहता है, और पेपर 2 में ये एट अ मैक्सिमम ऑफ 10 to 12 मार्क्स चला जाता है बहुत ऑफनली। So it will have a combined paper share of about 15 to 16 marks in both papers, and that is equivalent to almost 10% of your entire grade. तो पूरा एक ग्रेड स्टैटिस्टिक्स आपका अप एंड डाउन कर सकता है। यू नीड टू बी वेरी गुड एट इट्स कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सिर्फ नंबर्स के साथ डील करना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। अब अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्योंकि डाटा के साथ डील कर रहे हैं, नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली दो ग्रुप्स लाइक बन जाते हैं। एक होता है ग्रुप डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप डाटा। अब इन दोनों जो हमने डाटा टाइप्स को लिखा है, इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सा डाटा टाइप किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप डाटा जनरली पेपर 2 में नजर आएगा, जबकि अनग्रुप डाटा पेपर 1 में नजर आएगा। नाउ as we studied in the previous lecture about the ungroup data, तो ungroup data में हमारे पास ऐसे कॉमास डालकर वैल्यूज गिवन होती हैं। कोई ग्रुपिंग, कोई चार्ट फॉर्मुलेशन नहीं नजर आएगी आपको, सिर्फ रैंडम वैल्यूज होंगी विद कॉमास इन बिटवीन। अब जब भी कभी आपको अनग्रुप डाटा मिलेगा, आपने क्या करना है, आपने उसको अरेंज करना है इनटू दी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। वंस यू आर डन विद दैट, तो आपके पास जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगी। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इस डाटा का करना क्या है। सो स्टार्टिंग अप वी हैव three different things over here to learn. The first one is mean, the second one is median, and the third one is mode. तो अब मीन, मीडियन और मोड का मतलब क्या है ये आपको समझा देते हैं, फिर इसको फाइंड कैसे किया जाएगा वो सीख लेंगे। तो मीन हमारे पास एक्चुअली होता है एवरेज, और जब भी कभी आपके पास एक बंच ऑफ डाटा होगा तो आपने अगर उसका एवरेज फाइंड कर लिया तो वही आपका मीन हो जाएगा। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ टर्म्स। लाइक यहाँ पर जितनी भी टर्म्स मुझे नजर आ रही हैं, इन सब को मैंने पिकअप करना है। आई नीड टू ऐड देम अप एंड डिवाइड देम बाय देयर काउंट। तो मेरे पास 10 वैल्यूज थी, मैंने उन सबको एडअप किया और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंबल ऑफ मीन, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो x के ऊपर एक डैश लगा होगा, दैट रिप्रेजेंट्स द मीन। नाउ we are like clear with the concept of mean, तो अब मीडियन की तरफ चलते हैं। मीडियन इज एक्चुअली द मिडिल टर्म। मीडियन हमेशा क्या रहता है, मिडिल टर्म रहता है। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स लिखी थी उन सबको हमने अरेंज करना होता है, और फिर उनको कट डाउन करना शुरू करते हैं। लाइक कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, जहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यूज लिखी हैं इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, मैंने इनको कट डाउन करना है फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, वन आफ्टर अनदर। तो एक वैल्यू लेफ्ट पर कट करेंगे, एक राइट पर, एंड विल गो ऑन until we are left with two center most values। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं सेंटर में। अब इन दोनों को मैंने करना है ऐड, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देना है टू हैव द मीडियन। बट व्हाट इफ आई एम हैविंग द वैल्यूज इन ऑड नंबर्स, अगर ऑड काउंट में वैल्यूज होंगी तब क्या होगा, आप जब कट करना शुरू करोगे राइट और लेफ्ट से, तो आपके बिल्कुल सेंटर की वैल्यू सिर्फ एक रह जाएगी। So you would only be left with a single value, and that is 3 in this case, and that would right away be your median. Now moving forward we have mode। तो mode actually most repeated term होती है, और इसको find करना बहुत ही easy है। आप numbers के पास जाएंगे वापस, and you would see that which value or which term has been repeated the most। तो आपको नजर आ रहा होगा कि 1 जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, so it would be our mode in this particular case। Now moving forward we have the group data with us,
और ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को दिया गया था। आई एम प्रीटी होपफुल आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे एंड सी इफ़ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो एक टेबल की फॉर्मेट पे गिवन होंगी एंड यू वुड सी कि वन साइड ऑफ द टेबल इज हैविंग द वैल्यूज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंस के अंदर वैल्यूज अरेंज्ड हैं एक साइड पर और दूसरे साइड पर जो वैल्यूज हैं वो नॉन सीक्वेंशियल हैं। सो द वैल्यूज विच आर सीक्वेंशियल वुड बी टर्म्ड एज एक्स। अब वो नंबर ऑफ कार्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, number of toys को represent कर रही हैं, whatever thing is being represented by the sequential values we don't care, we only care about its sequence। और जब ये सीक्वेंस में मौजूद होंगी तो हमने इस पूरे टेबल को क्या नाम दे देना है, x। तो ये हमारा जो साइड है this one has turned out to be x for us। उसके बाद मेरे पास जो नॉन सीक्वेंशियल डाटा होगा उस नॉन सीक्वेंशियल डाटा को आप नाम दे दोगे एज फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर भी हमें मीन मीडियन मोड फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पर मीन और मीडियन को फाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करना लाजमी है। सो स्टार्टिंग अप विद द मीन फर्स्ट। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि मीन के लिए एक बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स लिखा है इन द न्यूमरेटर और सिग्मा एफ लिखा है इन द डिनोमिनेटर। अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ कैसे फाइंड होता है, एफ एक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स। तो जो भी आपके पास एक्स और एफ मौजूद है उनको मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड गिव यू एफ एक्स। द सेम गोज इन ईच एंड एवरी सिंगल रो। हर एक रो में आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है एंड यू लैंड अप विद some certain values of fx। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक बंच ऑफ डाटा मेरे पास आ गया है फॉर fx। इन सब को मैंने अगर ऐड कर लिया तो वो बन जाएगा सिग्मा fx। सिग्मा मींस सम या टोटल। तो सिग्मा fx बेसिकली fx की जितनी भी वैल्यूज आई हैं यहाँ पर इन सब का सम रहेगा। और सिग्मा f में भी लॉजिक काफ़ी सिमिलर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एफ है तो हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हैं एज इट इज और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आपने ऐड करनी है वो क्रॉस में ऐड होती जाएंगी। लाइक इफ यू सी द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाज 5, द नेक्स्ट वन इज 6, तो आपने यहाँ पर 11 लिख दिया है। देन द नेक्स्ट वन इज 3, तो आप पहुँच गए 14 पे। देन इट्स 0, सो यू हैव स्टेड एट 14। देन 8, तो आप आ गए 22 पे। देन एडिंग अप 9 एंड सो ऑन। तो आप ऐड करते जा रहे हो अंटिल यू रीच्ड द फाइनल वैल्यू विच इज 46। और 46 ही आपकी सिग्मा एफ की फाइनल वैल्यू होगी। सो सिग्मा एफ टर्न्स आउट टू बी 46। अब आपने क्या करना है, मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करना है। तो सिग्मा एफ एक्स हमने फाइंड किया था 191, जबकि सिग्मा एफ हम निकाल कर लाए थे एज 46। दोनों को सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास एक फाइनल वैल्यू आएगी एंड दैट रिप्रेजेंट्स योर मीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मीडियन व्हिच इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 में जो n नजर आ रहा है आपको यहाँ पे वो एक्चुअली सिग्मा एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इफ यू रिमेंबर आपने 46 फाइंड किया था सिग्मा एफ, n की जगह पर 46 लिखेंगे एंड यू लैंड अप गेटिंग 23.5 एज योर वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि मेरे पास th लिखा हुआ है ऑन ईच एंड एवरी सिंगल नंबर। तो th का मतलब क्या है, इट्स 23.5 टर्म। मतलब मैंने 23rd और 24th टर्म को पिक करके लाना है और उन दोनों को ऐड अप करके फिर डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। अब 23rd और 24th टर्म कहाँ से आएंगे, वी वुड गो बैक टू द सिग्मा एफ चार्ट। तो जो आपने सिग्मा एफ फाइंड किया था उस चार्ट पे जाएंगे आप वापस एंड यू वुड हंट डाउन द 23rd एंड 24th टर्म। तो अगर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 22nd टर्म तक का डाटा है, बट इफ इन केस वी आर इन नीड ऑफ 23rd एंड 24th टर्म
तो वो इस ग्रुप में लाई करेंगे. So this group is having the value of x as 5. तो 23rd टर्म भी इसी ग्रुप में है और 24th टर्म भी इसी ग्रुप में है all the way until 31st टर्म. अब अगर मैं 32nd टर्म फाइंड करना चाहता हूं तो वो यहाँ पर मिलेगी मुझे और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x हो जाएगा 6. So that is the logic. अब अगर मुझे 36th टर्म चाहिए that would be in this group, क्योंकि 35 के बाद 36 ने आना है तो नेक्स्ट ग्रुप में जंप कर जाएगा और फिर 36th टर्म के लिए हम x को रखेंगे एज 7. So I hope this is perfectly clear. तो यहाँ पर हमने 23rd और 24th टर्म को टेबल से फिगर आउट किया है एज 5 for each one. So it's 5 plus 5 which is 10 divided by 2, that would be 5 again, and that's our median. Now mode is very easy. मोड के लिए आपने सिर्फ ये करना होता है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म को हंट डाउन करना है. तो जो भी वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ होगी उसको आप अपना मोड कंसीडर कर लेंगे. लाइक आई एम हैविंग अ चार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर. तो मेरे पास डाटा सेट मौजूद है फॉर द फ्रीक्वेंसीज. अब जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 10. तो इसके अगेंस्ट में मेरे पास x कितना है 7. So I'll say that my mode is 7. The one with highest frequency is the mode. तो हमारा mode बन गया है 7. Now carrying this forward onto the next type of group data. तो यहाँ पर मेरे पास डाटा में आप नोटिस कर रहे होंगे कि x डायरेक्टली मेंशन्ड है लेकिन इस बार x को रेंज में रखा गया है. So we have a range of values for x. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सबसे पहले x को फिगर आउट करते हैं एज अ सिंगल नंबर. So what we are going to do is we are going to pick up the upper class boundary and the lower class boundary, add them up and divide them by 2. तो हमने अपर क्लास और लोअर क्लास को पिक करके ऐड करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है. So if you see over here we have 0 and 10. तो अपर क्लास मेरे पास आ गई है 10 और लोअर क्लास है 0. I will add them up and divide them by 2 and end up as 5. Then we have let's say 40 and 30 over here. तो आप में से कोई बता सकता है what is the upper class boundary over here and the lower class boundary? Yes, what's the upper class? इस बैच में अपर क्लास हो गया 40 और लोअर क्लास कितना होगा 30. So we are going to add them up. 30 plus 40 divided by 2 and that would give you 35. इस तरीके से आपने पूरे डाटा को सॉर्ट आउट कर लेना है and you will end up with some certain values of x. तो आपके पास x की कुछ certain values आ जाएंगी. Now with that being said, हमारे पास क्योंकि x की सारी values आ चुकी हैं तो अब हम fx और सिग्मा f बनाएंगे. तो fx आपको बनाना आता है. अब आपने क्या करना है, corresponding values of f and x को multiply करते जाना है. That would give you the fx. तो हमारे पास 4 times 5 20 हो गया है. Then 17.5 times 6 करेंगे. That would give you 105 and so on. तो आप चलते जाएंगे and until you are done with all of the values of fx. उनको आपने फिर add up करना है to make up sigma fx. और सिग्मा एफ के लिए भी सेम लॉजिक है पुरानी वाली. फर्स्ट टर्म वुड बी रिटन डाउन एज इट इज विच इज 4 और फिर उसके बाद आप क्रॉस में ऐड करते जाओगे. सो दैट्स 4 plus 6 which is 10, then 10 plus 8 that's 18, 18 plus 2 20, 20 plus 10 30, 31, 34, 39, 46, 55. So the final value of this column is going to be considered as sigma f. तो मेरे पास sigma f आ चुका होगा, sigma fx भी आ चुका होगा. Then I would be able to find the mean as well as the median. Now the new thing over here is the model class. अब model class क्या चीज़ है? Model class actually होता है the mode group
वो सेट जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मौजूद है उसको हम मॉडल क्लास कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास जो डाटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा वी आर एक्चुअली हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी over here as 10। मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है as 10। so my model class is going to be this one। जहां पर मेरी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके अगेंस्ट में जो भी ग्रुप मौजूद होगा उसको हम नाम दे देंगे एज दी मॉडल क्लास। सो द मॉडल क्लास टर्न्स आउट टू बी x ग्रेटर देन 40 एंड लेसर देन 60। तो आपने इसी फॉर्मेट पर लिखना है डाटा को एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। नाउ वी आर डन विद द क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास ग्राफ से रिलेवेंट और ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाई चार्ट की, फिर उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे, बिकॉज पाई चार्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। तो आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी पाई चार्ट समझने में। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पाई चार्ट। सबसे पहले ये समझना होगा कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर डाटा की रिप्रेजेंटेशन को हम पाई चार्ट कहते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन की खास बात यह है कि इसमें एंगल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी बेसिकली आर कन्वर्टिंग द डाटा, द फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग इनटू एंगल्स एंड देन रिप्रेजेंटिंग इट ऑनटू अ सर्कल। तो हम ये लिख लेते हैं दैट पाई चार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन of data onto a circle with the help of angles। Now we have a circle over here और इस सर्कल को हम फिल अप करेंगे, लेकिन हमारे पास पहले जो डाटा है उसको देख लेते हैं। So we have been provided with some data over here और यहाँ पर मुझे एक कॉलम गिवन है for the group then for the frequency। Now let's say we have created a group of students from a school और उनके ग्रुप्स के हमने नाम रख दिए हैं एज ग्रुप ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं यहाँ पर एंड ईच ग्रुप हैज इट्स ओन यूनिक फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से ग्रुप ए इज हैविंग 15 स्टूडेंट्स, ग्रुप बी ज्वाइन किया है 20 स्टूडेंट्स ने, ग्रुप सी में आए हैं मेरे पास 7 स्टूडेंट्स, then group D is with 13 students, E is with let's say 25 students, F is having 12 students and G is having 18। now once we are done with that, तो अब हमने क्या करना है, हमने मजीद कॉलम्स को क्रिएट करना है एंड there are going to be actually 2 columns over here। और यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सिग्मा F और साथ में फाइंड करते हैं हर एक ग्रुप के लिए उसका रिस्पेक्टिव एंगल। यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, वो फार्मूला आपने याद रखना है। तो पहले हम सिग्मा एफ बनाते हैं फिर उस फार्मूला की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट नंबर विच इज 15। उसके बाद आपने मजीद वैल्यूज यहाँ पर फिलअप करनी है। तो अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएं यहाँ पर क्या नंबर आएगा। वी आर बेसिकली डेवलपिंग द सिग्मा एफ ओवर हियर। तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ राइट ओवर हियर? Yes, any one of you? Okay, so when we are developing frequency sum, the first number is written as it is, फिर हम क्रॉस में ऐड करते जाते हैं। So 15 plus 20, that would give me 35 over here। अब 35 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 7।
So I'll add up 7 with 35 and that will give me 42. और फिर आप ऐड करते ही जाएंगे, that would give you 55, then 25, which would stand at 80, then 92, and then finally 110. Now moving forward, we have the next thing, which is the angle. तो एंगल फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, उस फार्मूला को आपने यूज करना है यहाँ पर. सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एंगल, तो आप एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हो, that you actually divide the frequency of group by the sigma f and multiply it with 360. Now generally it appears up in paper 2, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली. तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेलेवेंट ग्रुप पिक करनी है, उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 360 करना है. So sigma f is actually the last number over here, which is 110. Now we have the first thing to be found over here, and that is the angle of group A. तो ग्रुप A का एंगल फाइंड कर रहे हो, तो आप ग्रुप A की फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, which is 15. So the frequency of group A is 15 divided by sigma f, which is 110, times by 360. Can anyone of you tell me the answer to it? 15 divided by 110 times 360. So it's 49.09. Okay. So we will consider it to be 49. Now that's 49 degrees. अब आप लोगों ने मुझे help out करना है for the remaining angles. So over here it should be 20 divided by 110 multiplied by 360. So can anyone of you tell me the angle over here? $65.5. Okay, then what's the next angle? I'm not hearing anything from Ramsha, Ashita, Khatija. Yes, what would be the angle over here? 22.9. Okay. Then what about the next one? $42.5. Then the next one, group E. 81.8. Okay, and then what about group F? 39.3. Okay. Then the last one. $58.9. Okay. So we have got all the angles over here. अब हमने क्या करना है? हमने वापस जाना है अपने सर्कल की तरफ. And now over there, what we need to do is we need to mark a horizontal radius. तो यहाँ पर हमारा center है, let's say, for the circle. We need to mark the horizontal radius over here. Radius mark करने के बाद मैंने angles draw करने. So for the first one, it was 49 degrees. I'll put the baseline over here और यहाँ से मैंने अपने D को या अपने like protector को कुछ इस तरीके से place करना है. I need to pick up angle 49 degrees right from here. And that's 49 degrees.
तो यहाँ पर मेरा जो एंगल है 49 डिग्रीज वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम हियर इज कि अब हम हर एक बने हुए एंगल के ऊपर ही अपने अपने लाइक प्रोटेक्टर को प्लेस करते जाएंगे एंड वी वुड क्रिएट एंगल्स आउट ऑफ दैट। तो अब मेरे पास एंगल है 65.5, तो मैंने 65.5 का एंगल ड्रॉ करना है। आई वुड पिक अप द प्रोटेक्टर फ्रॉम देयर, यहाँ से मैंने प्रोटेक्टर को पिक करना है एंड आई नीड टू ड्रॉ एंगल 65.5। तो यहाँ से आप 65.5 जब ड्रॉ करने निकलेंगे दैट वुड बी समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे कहीं आपका एंगल ड्रॉ होगा। सो दिस इज आवर सेक्शन फॉर ग्रुप बी, दिस वाज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। अब हमारी बेस लाइन बन गई है ये वाली लाइन, तो अब हमने यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखना है लाइक दिस और आगे की तरफ मूव करना है। So now we have group C with an angle of 22.2. So that would go down somewhere over here. Now I would keep on doing this until I am done with all the groups. तो अभी group C आ गया है, फिर मैंने यही same काम group D के लिए करना है which is having an angle of 42. तो let's say यहाँ पर हमारा angle आ गया है 42 degrees. And that's group number D. Now moving forward, we have group E, F, and G. So group E, let's say, comes down over here. With 81 degrees. अब हमारी बेस लाइन बन गई है यहाँ पर, so I'll put up the compass. In fact, the protector right over here. तो अब मेरा प्रोटेक्टर यहाँ पर आ गया है and I would draw an angle of 39.3. तो 39.3 मैंने यहाँ से अब ड्रॉ करना है। That stands over here. और जो आपके पास रीजन बच जाएगा that would be the region G. तो यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर जल्दी जल्दी इनके एंगल्स मार्क करोगे। So you have the first one as 49, the second one as 65.5, then the next one as 22.9, then the next one, group D, is 42.5. Group E is the greatest one, as you can see from the figure as well. तो ये है 81.8. फिर आपके पास है ग्रुप F with an angle of 39.3. And finally you have group G with 58.9. तो इस तरीके से हमारे जितने भी एंगल्स थे वो यहाँ पर ड्रॉ हो गए। नाउ इन सम केसेस द एग्जामिनर माइट गिव यू अ क्वेश्चन कि आपके पास एक ग्रुप है हैविंग एन एंगल ऑफ सम सर्टेन वैल्यू, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ group X if it is drawn at 40 degrees with a total of
200 values. तो total आपको बता दिया गया है as 200 values. What you are going to do over here is that you are going to pick this up as your sigma f, और यहाँ पर मेरे पास sigma f आ चुका है. I have my angle as well. तो मैंने क्या करना है, इस एंगल को और इस सिग्मा एफ को यूज करते हुए इनटू दिस फार्मूला फाइंड करना होगा अपनी फ्रीक्वेंसी को. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द एंगल is equals to the frequency divided by sigma f times 360. So the frequency turns out to be x, while the sigma f has been provided as 200 times by 360, and the angle value is 40. तो आपने x को फिगर आउट करना है यहाँ से. You can do 40 times 20 divided by 36 is equals to x. Can anyone of you tell me the value for it? It should be around 22 or something, yeah. 22.2 degrees हमारा एंगल आ गया है, and that is the angle for group number x. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट although they are like possible, generally आते नहीं है. आपको लास्ट टाइम 2017 अक्टूबर नवंबर में दिखेगा ऐसा एक क्वेश्चन, उसके बाद ये असेस नहीं हुआ है, और उससे पहले एक दो बार असेस हुआ है 2014 और 2012 में. तो अब हम जा रहे हैं आगे ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे पास होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सीन ये है कि आपने स्टैटिस्टिक्स में जो बिल्कुल ऊपर मार्क्स पढ़े थे फॉर पेपर 2, दैट वाज अराउंड 10 to 12 मार्क्स, तो वहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आता है जो कि आपको 5 से 6 मार्क्स देकर जाता है. सो इफ वी लाइक डिवाइड द मार्क्स, तो पूरी स्टैटिस्टिक्स के 5 to 6 मार्क्स होंगे, और सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के 5 to 6 मार्क्स होंगे. So that is how important cumulative frequency curve is. So let's start with that. Okay, so basically सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई cumulative frequency curve होता क्या है. Cumulative का मतलब होता है sum, and since it is cumulative frequency, so that would be sum of frequency, जो कि आप sigma f से figure out करते आ रहे हैं अब तक. And with that data, with that sum of frequencies, we are going to figure out a curve. तो हमने क्या करना है, सिग्मा एफ की मदद से एक ग्राफ, एक कर्व ड्रॉ करना है. नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न ओवर हियर इज कि मेरे पास जो डाटा होगा उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा. सो टॉकिंग अबाउट द डाटा, वी वुड बी प्रोवाइडेड विद जनरली अ ग्रुप डाटा. हमें अनग्रुप डाटा के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं दिया जाता. तो यहाँ पर मुझे एक डाटा सेट गिवन है which is having a frequency and some x as well. Now in the first column they have given us the value of x, and in the second one they have given us the frequency. तो अब मुझे x given है, let's say as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, and in fact 12 as well.
तो अब ये मुझे गिवन है वैल्यू ऑफ x, अब मुझे इसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो लेट्स कंसीडर द फ्रीक्वेंसी टू बी 8, 12, 15, 18, 17, 20, 16, 34, 4, and then 22, 14, 7, and 13. Now, over here we have been provided with all the data in terms of x and frequency. Now, what we need to do here is we first of all need to create the sigma f. तो अब sigma f create करना है यहाँ पर. Sigma f कैसे develop होता है? We would write the first term over here और बाकी आगे वाली terms अब आप लोगों ने बतानी है. Yes, can anyone of you tell me what would be the next term? $20. So that's 20 over here. Then what would be the term over here? It would be 35. और फिर आप ऐड करते जाओगे 35 plus 18, that's 53, then 17, so that would be 70, 90, 106, 140, 144, 166, 180, 187, and finally 200. अब यहाँ पर मुझे डाटा गिवन है and I've been provided with the x and f. मैंने उसको यूज करते हुए sigma f बना लिया है. Now what I'm going to do is I'm going to pick up a graph paper और अब मुझे इस ग्राफ पेपर को यूज करते हुए प्लॉटिंग करनी है. Now what I'm going to do is I'm going to pick this sigma f, put it on the y-axis and this value of x and put it onto the x-axis. Now you just need to keep like scale of your own choice. आप अपनी मर्जी से scale use कर सकते हैं. I'm using 1 centimeter for 1 unit on x-axis. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, 10, 11, and 12. So I've got all the values plotted over here for x. Now for y-axis, I've got sigma f over here, which is going all the way until 200. So 200 तक की plotting करनी है. What I'm going to do is I'm going to keep 1 centimeter for 20 units. यूजुअली आपको स्केल दे दिया जाता है. अगर स्केल नहीं बताएंगे एग्जामिनर खुद तो आप अपनी चॉइस से खुद ले सकते हैं स्केल, बट दैट शुड बी अ सेंसिबल स्केलिंग ताकि आपकी सारी वैल्यूज ग्राफ पे प्लॉट हो सके. Then we have 100, 120, 160, 180, 200. And if you wish like आप 200 से थोड़ा ऊपर तक plotting कर सकते हैं if you have the space. Otherwise it's okay to plot until 200. Now I have plotted until 220. अब मैं जा रहा हूँ अपने next part की तरफ and that is to plot all these points. Now I have got 0 and 8 over here. तो मेरी वैल्यू यहाँ पर कहीं लाया करेगी.
0 on X and 8 on frequency. So that's my first point. Then moving forward, we have 1 and 20. तो 1 और 20 को plot करना है, that would be right over here. Then we'll just keep on doing the same thing for all these points. So 2 and 35. Then 3 and 53. Then 4 and 70. Five and 90. 6 and 106. Then we have 7 and 140. Now since I'm not having a proper graph over here, हम सिर्फ estimate करते हुए values को plot कर रहे हैं. अगर आप लोगों को क्योंकि ग्राफ गिवन होगा तो आप लोगों ने फिर पॉइंट्स को काउंट करके प्रॉपर्ली तब प्लॉटिंग करनी है. देन वी हैव 9 and 166 and 8 and 144. Nine 166. Then 10 and 180. Then we have 11, 187, 12 and 200. So that is your complete plotting for all the values present. अब आपने इन सारी values को एक smooth hand के साथ draw करना है, connect करना है, and that should be in the form of a curve. Straight line use नहीं करिएगा, marks नहीं मिलेंगे. अब आपने जब प्लॉटिंग को स्टार्ट किया तो आपके पास एक स्मूथ हैंड से कर्व बनाने के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स होते हैं. नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स लाइक दिस एंड गो ऑल द वे अंटिल द टॉप. तो कुछ इस तरीके से मेरी प्लॉटिंग आ रही है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू ओवर हियर इज दैट आई नीड टू कंप्लीट दिस एंड देन सॉल्व द लेटर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व. अब यहाँ पर ज़रा मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मार्क वुड बी ऑन द सिग्मा एफ थिंग, देन द सेकंड मार्क एंड द थर्ड मार्क वुड बी ऑन द ग्राफ. सेकंड मार्क वुड बी फॉर द प्लॉटिंग. आप जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अगर वो सही से एक्यूरेटली प्लॉटेड है तो आपको 1 मार्क मिलेगा. और फिर आपको जो लास्ट मार्क मिलता है वो होता है कर्व पे. जैसे ही आप कर्व ड्रॉ करते हो तो आपको थर्ड एंड फाइनल मार्क अलॉट हो जाता है. नाउ द थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि अगर मैंने प्लॉटिंग ठीक नहीं की तो मेरा सेकंड मार्क चला जाएगा. लेकिन मैं अगर पॉइंट्स को स्मूथ हैंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो एज पर द कंडीशन ऑफ ECF आई वुड बी रिवॉर्डेड द थर्ड मार्क. ECF कंडीशन क्या होती है? इट्स एरर कैरीड फॉरवर्ड. तो ECF की कंडीशन में आपको थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर लेवरेज मिल जाता है. और अगर आपने ग्राफ की प्लॉटिंग ऊपर नीचे की भी है तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड हो जाएंगे. सो यू नीड टू रिमेंबर द कंडीशन ECF. बाय द वे जब सिलेबस डन हो जाएगा तो फिर हमने डिटेल में मार्किंग स्कीम को समझना है, एक सेशन रखना है फॉर द मार्किंग स्कीम. तो हम वहाँ पर भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कुछ हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो सब हमने डिस्कस करनी है. सो नाउ वी आर डन विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है. तो हम इसके साथ अपनी जितनी भी वर्किंग थी वो कंप्लीट कर चुके हैं. अब जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर हमें पूछ सकता है दैट वी नीड टू फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब ये इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं ये यहाँ पर हम समझेंगे.
So interquartile range is basically the difference so it is the difference of upper quartile and lower quartile. So interquartile range is basically upper quartile minus the lower quartile. Now what you need to remember over here is कि quartile के साथ क्योंकि हम deal कर रहे हैं तो quartile मतलब quarter. So upper quartile means 3/4 while lower quartile means 1/4. So if we like convert that into percentage तो 3/4 का मतलब होता है 75%, जबकि लोअर क्वार्टाइल जो कि 1/4 है उसका मतलब हो जाएगा 25%. Now with that being said, we need to use this logic into the data and figure out the upper quartile and lower quartile, जिसको कि फिर हम माइनस करेंगे और इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो अब 75 और 25% जो फाइंड करना है वो एक्चुअली सिग्मा एफ के साथ होगा. So sigma f is 200. What we are going to do is we are going to find the upper quartile first. Which is 75% of sigma f. तो sigma f का मैंने find करना है 75%. That is going to be 75 over 100 times 200. 200 is actually the sigma f. तो अब आपने इसको sort out करना है and you'll end up getting your value as 150. Now what you need to do is 150 आपने pick करके from graph figure out करना है अपना corresponding x. तो यहाँ से हम चले हैं all the way until here. We reached down to 150 which is somewhere here. अब मेरे पास जो x है वो मैंने figure out करना है with the help of a scale and the corresponding value. तो यहाँ से हम स्केल को लेकर आएंगे and we end up right over here and that's somewhat 8.7. Now again I'm just estimating the value. Exact number exact value आप लोगों ने खुद जज करनी है from the graph, क्योंकि आप लोगों को सेंटीमीटर स्केल वाला ग्राफ गिवन होगा तो वहाँ पे आप स्मॉल बॉक्सेस को भी लाइक वर्किंग के अंदर यूज कर सकते हैं. So I'm considering it to be 8.7. That's my upper quartile. Now for the lower quartile, it's going to be 25% of sigma f. तो lower quartile find करते हुए आपने क्या करना है, आपने 25% find करना है sigma f का. That's 25 over 100 times 200. Can anyone of you tell me what would be the value that we need to figure out from the graph? Okay, perfect. तो हमें अब 50 को फिगर आउट करना है फ्रॉम द ग्राफ और हम जाएंगे ग्राफ की तरफ. वी कम डाउन टू हियर एंड दैट्स 50 राइट हियर. इट इज वेरी क्लोज टू 3 तो हम इसको 2.9 कंसीडर कर लेते हैं. And I would say that the lower quartile is 2.9. Now you have the upper quartile, you have the lower quartile. आपने अब interquartile range find करना है तो आप लिखोगे interquartile range is equals to upper quartile minus lower quartile and that would be 8.7 minus 2.9.
that would give you the value of interquartile range. Can anyone of you tell me what's the value? 5.8. 5.8. Perfect. So that's interquartile range. Now moving forward, अब हमारे पास interquartile range आ चुका है, तो अब हम जा रहे हैं अपने next concept की तरफ, और वो है median. तो अगर मुझे median find करने के लिए कहा जाता है, तो median कैसे find करते हैं? Now since previously we did the median as n plus 1 divided by 2, तो ये logic अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होनी है. Median find करने के लिए हम क्या करते हैं? 50%. Since median is a middle term, तो हम यहाँ पर 50% of sigma f को figure out करने की कोशिश करेंगे. The logic is exactly same. जैसे आपने 75% बना के ग्राफ से उसकी relevant value pick की थी, वही काम आपने यहाँ पर करना है. So that's 50/100 times 200, and that is going to give you 100. Now you need to figure it out from the graph. अब आप जाएंगे ग्राफ की तरफ और यहाँ पर मुझे गिवन है 100, which is going to come down somewhere here. तो ये कुछ इस पोजीशन पे आ गया है, which is almost 5.6 or 5.7 maybe. So let's consider it to be 5.7. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे that the median is 5.7, and that's my final answer. Now there are a few Sir, more ये things. जो Yeah. 50%, 25%, 75% ये फिक्स्ड नंबर से Yeah, यही हमेशा? fixed. Okay. Upper quartile is always 75%. Lower quartile is always 25%. Median is always 50%. Okay, sir. Now moving forward, let's say they are saying that we need to find the 6th decile. Although ये decile और percentile जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ये आज तक assess नहीं हुआ है पिछले 11-12 सालों में. Last time it was seen in 2012 May June, and that was also in variants. तो ये अभी तक assess नहीं हुआ है in last entire decade. तो syllabus का part है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन important नहीं है. So coming to the 6th decile, तो decile का मतलब होता है 10th part. Decile का मतलब होता है 10th part. So what we are going to do is we are going to do 6/10 of sigma f. अब बाकी सारी वर्किंग आपको पता है, it's 6/10 times 200. Then you would find it from the graph. ग्राफ से फाइंड करके आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है एज द 6th decile. Now moving forward, we have the one last thing from like this cumulative frequency polygon, and that is the percentile. So let's say they are saying that you need to figure out the 78th percentile. क्योंकि percentile की बात हो रही है, तो यहाँ पर 100 parts होंगे. So percentile is actually the 100th part. Now what you need to do is you need to figure out 78/100 of sigma f. तो sigma f का आपने 78/100 part find करना है. That would also be with the same logic, which is 78/100 times 200. Now the 78th percentile would be figured out from the graph afterwards. तो सारी वर्किंग अब आप लोगों को आती है, और आपने बस वो वर्किंग यूज करके यहाँ पर आंसर लिख देना है. दैट्स इट. नाउ कमिंग टू वन लास्ट कॉन्सेप्ट which is not related to any sort of calculation, लेकिन it's based on some comparisons. Like मुझे दो ग्राफ given है for the cumulative frequency polygon. The first one goes like this, while the second one goes like this. Now both of them are ending up at the same level, लेकिन यहाँ पर let's say girls के marks हैं from a class, और bottom side पर boys के marks हैं from the class. Now
the examiner is asking that which group or which gender has performed better. तो आपने इस केस में क्या करना होता है, you need to check out the sigma f and find the half of it. तो सिग्मा एफ आप फाइंड करते हैं और फिर उसका हाफ फाइंड करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से टोटल मार्क्स थे 70 और हमारे पास जो स्टूडेंट्स का काउंट है दैट इज लेट्स से 100. और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, लेट्स मेक इट 180 स्टूडेंट्स. तो हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हैं. वी हैव 180 गर्ल्स एंड 180 बॉयज. नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग दैट आई नीड टू फिगर आउट व्हिच ग्रुप हैज परफॉर्म्ड बेटर. तो आपने क्या करना है, आपने इस टोटल काउंट का हाफ करना है सबसे पहले, विच इज 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड गिव यू 90. तो अब आप 90 के लिए अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे एंड यू वुड सी दैट 90 were the students who got 20 marks in girls, जबकि बॉयज में 90 स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 30 मार्क्स लिए थे. So the boys got 30 marks in median. So half of the boys were getting 30, जबकि half of the girls are actually getting 20 marks. तो पता ये चलता है कि हमारे पास जो लाइक स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स बॉयज़ के 30 मार्क्स स्कोर करते हैं एटलीस्ट, और गर्ल्स ज़्यादातर 20 मार्क्स स्कोर करती हैं एटलीस्ट. सो वी वुड कंसीडर बॉयज़ एज परफॉर्मिंग बेटर बिकॉज हाफ ऑफ देम गॉट 30 और मोर. तो 30 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हाफ थे बॉयज में, जबकि गर्ल्स में हाफ ऑफ द गर्ल्स और मोर गॉट मार्क्स अबव 20. तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि बॉयज में ज्यादातर बच्चे 30 या उससे ऊपर के मार्क्स ला रहे हैं, जबकि गर्ल्स में ज्यादातर गर्ल्स 20 या उससे ऊपर के मार्क्स ला रही हैं. सो इट मीन्स दैट बॉयज हैव परफॉर्म्ड बेटर कंपेयर टू गर्ल्स. So we would say that boys performed better due to greater median. तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या करोगे, अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ही ग्राफ्स के लिए डाटा को फिगर आउट करने की कोशिश करोगे एंड दैट वुड गिव यू द एग्जैक्ट कंपैरिजन बिटवीन दीज टू सेट्स, एंड दैट्स हाउ वी डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने स्टूडेंट्स थे गर्ल्स में हु स्कोर्ड 60 और मोर. तो यहाँ से हम 60 मार्क्स को चेक करेंगे. इट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 178. सो 178 यहाँ पर नंबर आ रहा है. सिंस वी आर डीलिंग विद 60 और मोर, तो 60 से आगे वाले मार्क्स की बात हो रही है, तो 178 से भी आगे के मार्क्स की बात करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 ओनली. 178 से आगे हमारे पास सिर्फ 2 किड्स हैं जिन्होंने मार्क्स अटेन किए होंगे. सो बियॉन्ड 60 की अगर बात हो रही है तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y देखते हैं और उससे बियॉन्ड फाइंड कर लेते हैं. बियॉन्ड 60 मार्क्स इन गर्ल्स. So we would say that on 60 we had 178. So what we are going to do is we are going to subtract 180, which is the total, with 178, and that is going to give you 2 as your answer. So these could be the questions
regarding the cumulative frequency polygon, यहाँ पर कोई specific certain calculation आपने नहीं की है, सिर्फ आप comparison करके डाटा को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा cumulative frequency polygon हो गया है complete। इसके बाद हमें हिस्टोग्राम और अपनी like line of best fit समझनी है, and we will be done with our chapter of statistics. So most probably we would be starting a new chapter on like Tuesday's class, और ये चैप्टर वाइंड अप भी हो जाएगा ट्यूसडे को ही होपफुली। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। सो we'll be having a class on Tuesday then inshallah. I hope everything taught today is perfectly clear. So see you then inshallah on Tuesday. Take care. Allah Hafiz.